हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी के सेलिना बुक के चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज 8A को डिस्कस करेंगे और उनके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम इसलिए क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो तीनों में V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। बाकी तीनों के लिए V proportional to I not valid for ABC. Hence, they are not ohmic resistance. Okay. Which of the following substance resistance decrease with increase in temperature? इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक होता है कोलिजन रेट। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा करंट उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोलिजन रेट होगा करंट उतना हैम्पर होगा या कम होगा। अगर आप ए, बी और डी की बात करें तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका एन पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो एन जो है वो इतना ज्यादा है पहले से कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें कोई खासा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कोई खासा फर्क नहीं आएगा तो उनका, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ जाएगा अगर तो करंट घट जाएगा, और अगर करंट घट जाएगा तो आप सोच करके देखो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर करंट घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए इन तीनों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कार्बन में क्या हो रहा होता है कि कार्बन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन बढ़ता है, कोलिजन रेट भी बढ़ता है, लेकिन जो एन का इंक्रीज है वो कोलिजन रेट से ज्यादा होता है। इसका मतलब है ओवरऑल जो है वो करंट इंक्रीज कर जाएगा, और अगर करंट इंक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए कार्बन का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए कार्बन। तो ये हमारे दो एमसीक्यूज थे। पहला का आंसर है नाइक्रोम, दूसरा का आंसर है कार्बन। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो एंड ए से बी में 2 सेकेंड में गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया, तो क्या हम कह सकते हैं टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन इज n इंटू ई, तो वो हो जाएगा इतना, दिस कूलम। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² कूलम चार्ज। टाइम टेकन टू फ्लो इज 2 सेकेंड्स, तो जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा Q/T, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻²/2, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जो मेरा वर्किंग फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है तो करंट उसके ऑपोजिट जा रहा होगा, यानी करंट जा रहा होगा फ्रॉम बी टू ए। ओके, नेक्स्ट, current of 1.6 milliampere flows through a conductor. If charge on the electron is given coulombs, find the number of electron that pass each second through the cross section. Okay, हमको पता है करंट इज इक्वल टू Q/T, तो जो चार्ज फ्लोन होगा वो होगा I इंटू टी। तो जो चार्ज फ्लोन कैलकुलेट करना है वो होगा करंट इंटू टाइम, ईच सेकेंड है तो टाइम इंटरवल 1 है, दिस कूलम ऑफ चार्ज।
So 1.6 into 10 to the power minus 3 coulombs. Now I suppose n electrons pass in 1 second. So n into modulus of charge on electron should be 1.6 into 10 to the power minus 3 coulombs. So n into 1.6 into 10 to the power minus 19 ये होना चाहिए इतना coulombs. यहां से आपको दिखेगा n का वैल्यू हो जाना चाहिए 10 to the power 16, यानी 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा हो. तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Find potential difference required to flow a current of 200 milliampere in a wire of resistance 20 ohm. करंट है 200 मिली एम्पियर, तो एक अच्छा हैबिट है सबको ऐसा यूनिट्स में रखना चाहिए. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 एम्पियर. रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम. तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओम्स लॉ से I इंटू आर. अगर I इंटू आर करें तो ये हमको आंसर दे देगा वोल्ट्स में. तो यहां से V का वैल्यू हो जाएगा 4 वोल्ट्स. ठीक है, 4 वोल्ट्स. हमारे लिए मेन चीज क्या था, ये ओम्स लॉ. बस इक्वेशन ओम्स लॉ पे बेस्ड. क्वेश्चन 4 बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 1.2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है एट 6 वोल्ट. फाइंड द रेजिस्टेंस. फिर से ओम्स लॉ ही है. रेजिस्टेंस होता है V बाई आई. V हमारे पास है 6 वोल्ट्स, I है 1.2 एम्पियर. तो R हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.2. क्योंकि आप सबको ऐसा यूनिट्स में लिखे थे तो R भी अपने ऐसे यूनिट्स में आएगा विच इज ओम. और ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 ओम. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं. A car bulb connected to a 12 volt battery draws 2 ampere current when glowing. What is the resistance of the filament bulb? तो रेजिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा V बाई आई. तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2. ओम में आएगा आंसर, तो 6 ओम. क्वेश्चन का एक और पार्ट है. Will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing? Can I say glowing, not glowing? We know जब ग्लो कर रहा होगा उस समय का टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग. एंड वी नो इन फिलामेंट्स एज टेम्परेचर राइज रेजिस्टेंस राइज. सो कैन आई से ग्लोइंग रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन नॉट ग्लोइंग रेजिस्टेंस. तो आपसे पूछा गया था विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग. सो रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन नॉट ग्लोइंग. Okay. Question number 6. Calculate the current flowing through a wire of resistance 5 ohm connected to a battery of potential difference. I is V by R. We can get this by manipulating Ohm's law. तो I का वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R. सब कुछ SI में है तो I भी SI में आएगा 0.6 एम्पियर्स. तो हमारा आंसर हो गया 0.6 एम्पियर्स. ओके. In an experiment of verification of Ohm's law, the following observations are obtained. ठीक है, तो Ohm's law वेरीफाई किया जा रहा है. तो यहाँ पे R जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा. तो सबसे पहला काम करते हैं हम ऑप्शन सी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं. हम R को ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो R का वैल्यू हो जाएगा V बाई आई. सपोज आई टेक V एज 0.5 तो I हो जाएगा 0.2. तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/2 ओम या 2.5 ओम, whatever value you would like to keep, whether in fraction or decimal. अब हम आते हैं ए पे. द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज 0.5. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो IR होगा. करंट है 0.5 यानी हाफ. रेजिस्टेंस है 5/2. तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 5 वोल्ट्स.
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी इट विल बी 5/4 वोल्ट। ओके, बी के लिए देखिए, द करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75, तो करंट जो होता है वो होता है V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.75 डिवाइडेड बाई 5/2, ये आपको करंट मिल जाएगा 0.3 एम्पियर्स। हमने तीनों पार्ट का आंसर ले आया ए बी सी का, सी को हालांकि हमने पहले सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8, two wires of same material and same length have radii r1 and r2 respectively, compare their resistances, their specific resistances। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वो होता है रो एल बाई ए। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आप क्रॉस सेक्शन को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। वी नो रो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो इस केस में चूंकि मटेरियल सेम है और ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं बताया गया है तो कंडीशन भी सेम रहा होगा, तो रो कांस्टेंट है। इसका मतलब है इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्योंकि रेजिस्टेंस रो भी सेम है और एल भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं R1/R2 विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस का मतलब है रो, और इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जैसा हम बता रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है इसलिए दोनों का रो सेम होगा। सो कैन आई से ρ1/ρ2 विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length। तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल वायर है उसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, रेजिस्टिविटी है रो, तो 1 ओम इज इक्वल टू ρL/A। ये एक इक्वेशन है। When wire is stretched, अब उसका लेंथ कर दिया गया है डबल, एरिया है A डैश, पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि मटेरियल अभी भी वही है, टेम्परेचर का चेंज नहीं बताया गया है तो वो अभी भी वही है। पहला काम है मेरे को A डैश को कैलकुलेट करना है पुराने एरिया के टर्म्स में। वी नो चाहे हम उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें वो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम ओल्ड वॉल्यूम को न्यू वॉल्यूम से इक्वेट कर देते हैं। A डैश का वैल्यू आ गया A/2, तो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा और इक्वेशन 1 से हमको ρL/A का वैल्यू पता है 1 ओम, तो ये R डैश आ जाएगा 4 ओम, तो हमारा नया रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 ओम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to 30 centimeter, assuming that it has a uniform cross section. What will be its new resistance? इसको भी वही करते हैं। लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रो, तो ρL/A का वैल्यू है 3 ओम। स्ट्रेच्ड वायर, अब देखो लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया गया, एरिया चेंज हो गया होगा, रो अभी भी वही, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, नया रेजिस्टेंस होगा
रो एल बाई ए है 3 ओम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11, a wire of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is tripled on itself, what is the new resistance? तो अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो कि हम इस लेंथ को L, एरिया को A और रेजिस्टिविटी को रो मान लेते हैं, तो रो एल बाई ए जो है वो 9 ओम दिया होगा, ये हमारे को पता है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। तो जो ओरिजिनल वायर था, दिस इज द ओरिजिनल वायर, क्वेश्चन बोल रहा है इसको खुद पे ट्रिपल कर दिया गया। तो अब जो लेंथ हो गया होगा वो हो जाएगा L/3, और जो एरिया हो गया होगा वो हो गया होगा 3a। लेंथ हो गया L/3, एरिया हो गया 3a। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं रो इंटू L/3 डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये हो जाएगा 1/9 रो एल बाई ए, और इक्वेशन 1 से हमको रो एल बाई ए का वैल्यू पता है 9, सो 1/9 इंटू 9 ये हमको देगा 1 ओम। रिक्वायर्ड आंसर इज 1 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है what length of copper wire of specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and radius 1 millimeter is required so that resistance is 1 ohm। सबसे पहला बात तो यह है कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रिकॉल करें, तो वो है रो एल बाई ए। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमको मिल गया लेंथ रिक्वायर्ड जो होगा, अब बस वैल्यूज डालते हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, पाई है 3.14, रेडियस है 1 मिलीमीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये आंसर हमको मिलेगा मीटर्स में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगा 184.7 मीटर्स। तो हमारा मेजर काम था कि हम इस फॉर्मूला को रिकॉल करें, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को। चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है? द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स करंट 100 मिलीएम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.2 वोल्ट्स, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स 1 वोल्ट द करंट बिकम्स 400 मिलीएम्पियर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ओके, तो दोनों केस के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। पहला केस में करंट है 100 मिलीएम्पियर, तो एसआई यूनिट्स में डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V1 बाई I1, 0.2 बाई 0.1, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। सेकेंड केस में करंट है 400 मिली एम्पियर, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V2 बाई I2, 1 बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस। नाउ व्हाई डिफरेंस इज देयर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में पावर डेसिपेटेड V1 I1 और सेकंड केस का पावर डेसिपेटेड V2 I2, तो सेकंड केस का पावर डेसिपेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। और हमको पता है कि फिलामेंट के केस में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए सेकंड केस का रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट, एज मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड। so more temperature rise, hence more resistance। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8A के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है। प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, बिकॉज हम आगे अभी और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं।
थैंक यू एवरीवन।